गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, डियर एस्पिरेंट्स। आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। डोंट ट्राई टू टेक शॉर्टकट्स इन लाइफ बिकॉज शॉर्टकट्स आर नॉट हैविंग appropriate and robust result. So my dear friend, you just read this or listen this. This is chapter 6 of ninth class history. So, without taking much time in this edition, we are going to have the sixth chapter जिसका नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। मैंने जहाँ तक कि आप लोगों को ये बात बताने की प्रयास किया था कि आप चैप्टर का नाम देख करके ट्राई टू अंडरस्टैंड इट व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट विल बी देयर। एक और भी चीज़ आपको याद दिला दूँ कि हिंदी भाषी माध्यम के बच्चों के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये रिसोर्स अवेलेबल नहीं है उतना अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के लिए। सो व्हाट आई विल डू, आई विल ट्रांसलेट दिस इन इंग्लिश टू, तो दोनों माध्यम के बच्चों के लिए हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। वन्य जीव और उपनिवेशवाद, वन समाज, डैट मीन्स फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। लेट्स स्टार्ट। आगे हम लोग मूव करते हैं। प्रारंभ से ही भारत में वन संपदा एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में रहा है। देखिए, जो ये टर्म है ना भारतीय समाज के लिए, मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेनेशन के दायरे को आप बढ़ाइएगा। भारतीय समाज में और भारतीय सिविलाइजेशन में वन को ना एक संपदा के रूप में देखा जाता था, बट इसके बियॉन्ड, जस्ट लाइक ए ह्यूमन, जैसे हमारे सभ्यता की जो संस्कृति हुई, रिलीजन हुआ, ना ही उसको एक संपदा के रूप में देखता है बल्कि बियॉन्ड ए संपदा। जैसे अगर महात्मा बुद्ध का आपने यही टेक्स्ट बुक में पेड़ों के प्रति और पेड़ों का जो योगदान है उसको आप देखिएगा, तब समझ में आएगा कि हाउ मच डीप फिलोसफिकल एंड प्रैक्टिकल बेनिफिट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। इसीलिए बौद्धिज्म, जैनिज्म ने तो पत्थरों तक में परमात्मा का स्वरूप देखने का कोशिश किया है। तो विदाउट बीइंग मच मोर फिलोसफिकल, दिस इज रियल फैक्ट डेट हमारी सोसाइटी ने वन को देवी देवता के रूप में भी माना है। तो वो संपदा का जो हम लोग वेस्टर्न माइंडसेट से सोचते हैं, संपदा डेट मीन्स सम काइंड ऑफ रिसोर्स वेयर द यूटिलिटी विल बी फॉर द ह्यूमन नीड। सो इन आवर सोसाइटी द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इज मच बियॉन्ड दैट। आप इस बात को समझिएगा। हम लोग इसे संसाधन से ऊपर तक की चीज़ को समझते हैं। ये लैंग्वेज थोड़ा सा कॉलोनियल भाषा का लैंग्वेज है, तो थोड़ा सा आप इसको समझिएगा। आगे हम लोग मूव करते हैं। लगभग 22 से 25% भूमि वनों से आच्छादित है, मतलब कि 22 से 25% भूमि पर वन है, जहाँ अनेक जातियाँ, जनजातियाँ निवास करती हैं। लेकिन ये डाटा जो पहले का है, अभी इसका चेंज हो रखा है, जो रिसेंट का डाटा है। यहाँ अनेक जातियाँ एवं जनजातियाँ निवास करती हैं। यहाँ जातियाँ हैं, यहाँ जनजातियाँ हैं, दो बोथ आर डिफरेंस, कास्ट एंड ट्राइब्स। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये लोग भारतीय प्रायद्वीप के मूल निवासी हैं, ऐसा विश्वास किया जाता है। और इसके बहुत सारे एविडेंसेस, किताबें लिखी गई है, जैसे अगर ज्योतिबा फुले की किताब हो गई, जैसे आपको भीमराव अंबेडकर साहब ने ये बताने का प्रयास किया है कि यहाँ के मूल निवासी यही लोग हैं। यही वजह है कि उन्हें आदिवासी कहा जाता है। तो आपने देखा कि उनका नामांकन भी इसी विश्वास के, इसी एजम्पशन, इसी बिलीफ के आधार पे हुआ है। भारत में इनकी आबादी अफ्रीका के बाद सर्वाधिक है। आदिवासियों और वनों के बीच सहजीवी संबंध है, डैट मीन्स इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जनजातीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति के साथ वनों का संबंध बहुत ही गहरा है। डेफिनेटली जिस तरीके उनका, मतलब फॉरेस्ट जो है सेंट्रल पॉइंट है सारे चीज़ का, नॉट ओनली इकोनॉमिक लाइवलीहुड बट एट द सेम टाइम सोशियो कल्चरल एंड
लाइवलीहुड, एवरीथिंग, वो सेंट्रल पॉइंट के रूप में रोल निभाता है। जैसे उनके कल्चर से संबंधित भी है पेड़ पौधों का रक्षा करना। उसके बाद उसको कोई कोई पेड़ को वो लोग एज ए देवता मान ट्रीट करते हैं, जैसे बिहार में मुंडा वगैरह, महुआ वगैरह को। तो ठीक वैसे ही एज ए गॉड भी ट्रीट करते हैं, और उसको एक लाइवलीहुड का भी जरिया है, खाना उनका उसी पे चलता है, रहने के लिए जगह भी उसके इर्द गिर्द बनाते हैं। सो द फॉरेस्ट वॉज प्लेइंग अ सेंट्रल रोल इन दियर लाइवलीहुड। कमिंग टू द नेक्स्ट, भोजन, ईंधन, लकड़ी, घरेलू सामग्री, जड़ी बूटी, औषधियाँ, पशुओं का लिए चारा, कृषि के औजार के सामग्री, ये वन पर आश्रित रहते हैं। अब आप समझिए, देखिए आगे लिखा है, उनकी संस्कृति भी वनों से प्रभावित होती है। वे अनेक वृक्षों के पूजा करते हैं। वन्य समाज में रहने वाले जनजातियों ने अपने आप को वर्ग के आधार पर नहीं बल्कि जातीय आधार पर समाज रखा है। उदाहरण के लिए पहाड़िया, चेरो, कोल, उरांव, हो, संथाल, चुआर, खरिया, भील, मुंडा, ये एक्चुअली जितने भी आपको जनजातियाँ दिखाया, ये कहीं ना कहीं बिहार झारखंड के बेल्ट के रहने वाले हैं, बिहार झारखंड एंड छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, भारत में भील सबसे बड़ी जनजाति है। देखिए मेरे दोस्त, ये आ रखा था बीपीएससी के एग्ज़ाम में, याद रखिए। एंड ये सिर्फ बीपीएससी नहीं, आपको यूपीपीसीएस में भी पूछा जा चुका है। जो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा में पाई जाती है। गोंड दूसरे स्थान की जनजाति है। पहला क्या हो गया? भील। उसके बाद क्या हुआ? गोंड, जो अधिकांशतः मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में पाई जाती है। संथाल भारत में तीसरी बड़ी जनजाति है, जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। इन्हीं प्रदेशों में उरांव, मीना, मुंडा, खोंड आदि जनजाति भी पाई जाती है। समझे? ये मीना राजस्थान में पाया जाता है बेसिकली। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। हम लोग आगे मूव करते हैं। आई थिंक दिस मच यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, हैंडल इट बेटर। एक्चुअली ये बताने के पीछे क्या है कि देयर इज सम काइंड ऑफ जियोग्राफिकल डिस्टिंक्शन यू कैन डू। इसीलिए यहाँ पर बताया कि भील का लोकेशन और कहाँ पर उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, गोंड कहाँ पर ज़्यादा है, और साथ में संथाल कहाँ पर ज़्यादा है। और इसीलिए इस लोकेशन को संथाल भारत देखिए इंडिकेट किया गया है। तो इनके नाम पर भी जियोग्राफिकल आइडेंटिटी को रखा जा रहा है, सो डैट यू कैन ईजिली कनेक्ट दियर एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग colonial period. Now coming to the next, 18वीं शताब्दी के पहले तक ये जनजातियाँ वन संपदा का प्रयोग अपने जीविकोपार्जन के लिए करती थी। इनका जीवन बहुत ही सीधा होता था और सामाजिक जीवन के में ये लोग अहस्तक्षेप की नीति अपनाते थे। तो ये देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं, 18वीं शताब्दी से पहले मतलब कि इनको उतना ज़्यादा तंग नहीं किया जाता था जिस तरीके से कॉलोनियल पीरियड में इनके सामाजिक व्यवस्था में। एंड एट द सेम टाइम जैसे आपने देखा होगा कि मुंडा में जो उनका विश्वास था, मशीनरीज किस तरीके से इनके व्यवस्था को पूरा तहस नहस कर देता है। बिरसा मुंडा जब जर्मन मशीनरी से एजुकेशन थोड़ा सा प्राप्त करते हैं तो उनकी फेथ को बदला जाता है। देन अगेन ही शिफ्ट टुवर्ड्स द सिंह बोंगा और वैष्णव के तरफ वो मूव करते हैं। तो ये इसी चीज़ को इंडिकेट करना चाह रहा है कि अहस्तक्षेप की नीति अपनाते थे। ये स्वयं भी अपने उसमें कोई अगर वैसा चीज़ रहता था सामाजिक जीवन का, सोशल लाइफ का, तो वो ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे। डैट मीन्स द राइट टू प्राइवेसी वाज एग्जिस्टिंग इन दियर सोसाइटी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, 18th सेंचुरी के अंत तक ये विदेशियों के उपनिवास के शिकार बन गए। मतलब कि 17वीं शताब्दी के लास्ट दशक में 1790 के बाद ये जो है कहीं ना कहीं इनके शिकार बन गए चुके थे। यही वजह था कि उपनिवेशवाद के खिलाफ कई सशस्त्र विद्रोह हुए। ये सशस्त्र विद्रोह कहने का मतलब क्यों यहाँ पर सशस्त्र क्यों लिखा हुआ है? तो शस्त्र का मतलब है अस्त्र जो शरीर के साथ हो, जैसे चाकू, तीर, ये सारी चीज़ें क्या है? सशस्त्र है। कैसे सशस्त्र है? क्योंकि हम लोग अपने शरीर में पकड़ के उससे फाइट करते हैं। तो ऐसे में, और ये जो हमारे ट्राइबल ब्रदर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इसमें निपुण भी थे, जिसकी पूर्णाहुति सन 1857 की क्रांति एवं आगामी क्रांतियों में हुई। यद्यपि आगे चलकर उनके लिए कुछ सुधारात्मक आदेश पारित किए गए, फिर भी सीधे सीधे वन में
जीवन व्यतीत करने वाले आदिवासियों को अस्त्र शस्त्र का सहारा क्यों लिया? यह जानने के लिए हमें वन समाज की तत्कालीन संस्कृति एवं उनके विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना होगा। तो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वाज देयर। लेट्स मूव अहेड। राजनैतिक जीवन, पॉलिटिकल लाइफ। 18वीं शताब्दी में वन्य समाज कबीलों में बटा हुआ था। उसको क्या बोलते थे? जो ग्रुप था उसे कबीले बोलते थे। कबीले जहाँ पर आए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दे वर टॉकिंग अबाउट द ट्राइबल सोसाइटी ऑफ द नेशन। सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा की बढ़ती आवश्यकता के कारण अनेक जनजाति एक मुखिया के तहत संगठित थी। किसके तहत? मुखिया के तहत। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि समवेयर द सोसाइटी ऑफ इवन ट्राइबल ग्रुप्स वर हैविंग सम काइंड ऑफ ए स्ट्रक्चरल गवर्नेंस पैटर्न। मुखिया मुख्य कर्तव्य कबीला को सुरक्षा प्रदान करता था। धीरे धीरे ये मुखिया कबीलों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिए। उन्होंने अपने लिए बहुत से विशेषाधिकार को प्राप्त करने में सफलता हासिल की। इसका मतलब क्या है कि समवेयर दिस मुखियास, ये कहीं ना कहीं एक नॉर्मल सिटीजन से ज़्यादा अपने अंदर पावर और राइट्स बोथ रखते थे। और इनको सोसाइटी इसलिए भी दे रखी थी कि क्योंकि कहीं ना कहीं वो सोसाइटी लीड करते थे। तो सब काइंड ऑफ पावर शुड हैव बीन देयर। जनजातियों के मुखिया बने रहने के लिए उनका युद्ध कुशल और सुरक्षा देने की कार्य सक्षम होना अनिवार्य था। इसीलिए आप समझ गए होंगे कि किस टाइप की कनेक्टिविटी है। ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड ऑल्सो इन योर ब्रेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल क्लैरिटी फ्रॉम दिस टेक्स्ट। आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। आप इसे समझने की कोशिश कीजिए, कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। इनकी स्वयं की प्रणाली थी। ये क्या थी? स्वयं प्रणाली। मतलब इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं थी बाहरी। दे वर हैविंग देयर ओन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। शासन प्रणाली में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया था। परंपरागत जनजातीय संस्थाएं वैधानिक, न्यायिक, कार्यपालिका शक्ति से निहित थी। किस टाइप की? वैधानिक, विधि, डैट मीन्स लीगल। उसके बाद न्यायिक, जस्टिस, जुडिशियल सिस्टम। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। आप समझ गए होंगे कि दे वर ऑल्सो हैविंग अ वेरी प्लान्ड एंड स्ट्रेटेजिक गवर्नेंस पैटर्न एंड सिस्टम। नाउ लेट्स मूव अहेड। बिहार के सिंहभूम में मानिकी व मुंडा प्रणालियाँ और संथाल परगना में मांझी व परनौती प्रणालियाँ आज भी प्रचलित है। व्हाट दिस इज ट्राइंग टू से? देयर सोसाइटी इज स्टिल फॉलोइंग देयर अप्रोच जो 1800-1700 शताब्दी में चल रहा था। वो कौन कौन था, किस टाइप के थे? तो सिंहभूम में मानिकी व मुंडा प्रणालियाँ, समझ गए? सिंहभूम वाले एरिया में मानिकी व मुंडा प्रणालियाँ। संथाल परगना में मांझी और परगनैत प्रणालियाँ। इस चीज़ को याद रखिए। ये आपको ना प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईली बेनिफिशियल फॉर दिस। उसके बाद जिनका संचालन मुखिया द्वारा किया जाता था। अंग्रेजी शासन के समय इनके द्वारा प्रलोभन दिए जाने के कारण अधिक संख्या में मुखिया अंग्रेजों की हिमायती होने लगे और कठोरता से राजस्व वसूली में उनका साथ देने लगे। व्हाट दिस इज इंडिकेटिंग? समवेयर इवन द जो मुखिया था ना, उनको जब प्रलोभन ज़्यादा दिया जाने लगा, लोभ ज़्यादा दिया जाने लगा एक उपनिवेशवाद से, तो वो अपने ही लोग पर क्रूरता करने लगे इन कलेक्टिंग द टैक्स सिस्टम एंड एट द सेम टाइम इनको कन्विंस करने में कि आप अंग्रेज़ों की ज़रूरत के अनुसार उसके काम आए। तो ये एक दुखद चीज़ हुआ। हालांकि बाद में राजनीतिक दृष्टिकोण से जब आदिवासियों का शोषण किया जाने लगा, तब उन्होंने भी कई जगहों पर समाज के लोगों का साथ दिया। जब उन्हें ये समझ में आया, तब जा कर के उन्होंने अपने लोगों को साथ दिया है। आगे हम लोग मूव करते हैं। डैट वाज द पॉलिटिकल लाइफ। लेट्स सी, ये भी हम लोग देख लेते हैं। मुखिया के तहत कबीलों का गठन हुआ। सत्ता का विकेंद्रीकरण था। राजस्व वसूली के लिए सिंहभूम में मानकी एवं मुंडा प्रणाली था। संथाल परगना में माझा एवं परनौत था। तो दिस वाज द फैक्ट विच यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू एग्जामिनेशन। लेट्स मूव अहेड। सामाजिक जीवन, उनका सोशल लाइफ कैसा था? तो आदिवासी सीधे सीधे सरल वे प्रकृति के थे। आमतौर पर वे स्वयं को शेष समाज से अलग रखते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनके सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप किया हो, तो ये बाहर से आए हुए लोग। व्हाट वाज द मोटिव? जस्ट सी द मोटिव। ऊपर में हमने मोटिव देखा क्या,
कि पॉलिटिकली के साथ में ये लोग रेवेन्यू जनरेशन के लिए टच में लाते थे। नाउ लेट्स मूव अहेड। आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से उन्होंने कबीला के सरदारों का जमींदार पर दर्जा दे दिया। वन्य समाज के अंदर ईसाई मशीनरी का घुसपैठ को बढ़ावा दिया गया। किसका? देखिए, मिशनरीज का, ईसाई मिशनरीज का, जिससे उनके सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। जंगल के उनके गहरे रिश्ते को भी तोड़ा गया। देखिए, ये कहीं ना कहीं मतलब एक डेंजरस था कि हाउ कुड मतलब ये सोचने का विषय है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर है जो आप लोगों के समक्ष बोल रहा हूँ। उस पर मेरी कोई क्रिटिसिज्म नहीं है कि एक रिलीजन जो ये जानती है कि दिस पीपल आर वेरी मच सेंट्रिक टूवर्ड्स द फॉरेस्ट, मतलब ये फॉरेस्ट पे इनका मुख्य केंद्र है, उससे दूर हटाना। और ये भी बात जानते हुए कि उस समय में ऑलरेडी कुछ कुछ रिसर्च आ गए थे जो ये इंडिकेट कर दिया था कि क्लाइमेटिक चेंज इज टेकिंग प्लेस एंड रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्स को बचाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड का कोई भी लोग एक जनजाति से, एक आदिवासी से, एक इंडिजिनस पीपल से ज़्यादा बेहतर वन को समझ सकता है, या नेचुरल फॉरेस्ट को, या रिवर को समझ सकता है। उसके इन चीज़ों को जानने के बावजूद इनको ये फॉरेस्ट के रिश्तों से अलग किए, जो कि एक डाउटफुल कंडीशन है कि इज़ एनी रिलीजन कैन टीच दिस। तो व्हाट वाज द मोटिव ऑफ इवन स्प्रेडिंग दैट रिलीजन दैट इज क्रिश्चियन इन इंडियन सोसाइटी? तो यही चीज़ कहीं ना कहीं आपको बिरसा मुंडा साहब को समझ में आ जाती है। फिर उन्होंने सिंह बोंगा और वैष्णव की तरफ वापस लौट जाते हैं। वे जंगलों की लकड़ी को काटते थे और इनको प्रयोग ईंधन में करते थे। पशुओं का चारा के भी जंगल में के घास का इकट्ठा करते थे। उनका मुख्य शौक मनोरंजन का साधन हिरन, तीतर और अन्य छोटे छोटे पशुओं का शिकार करना था। देख रहे हैं किस तरीके से वो लिंक्ड थे एकदम टोटली इनसे। इनके सामाजिक जीवन इतना सादा था कि स्वच्छंद पूर्वक जीवन बिताते थे। नाच गाना इनका महत्वपूर्ण शौक था। ये खेती गृहस्थी करते थे। सामाजिक जीवन में इनके संगीत और नृत्य कला पर भी कृषि कार्य का विभिन्न पहलुओं का पूरा प्रभाव था। हाँ देखिए, मतलब ये दिखाना चाह रहे थे कि हाउ इवन द इंटरटेनमेंट वाज लिंक्ड विद द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, कि सामाजिक जीवन में जो संगीत था और नृत्य था वो कैसे लिंक्ड था। तो ये आपको मेंस में बहुत ज़्यादा अच्छा आप उत्तर लिख सकते हैं। तो चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को उनके सबसे महत्वपूर्ण पर्व सरहल मनाया जाता था, जो आज भी प्रचलित है। आदिवासी समाज की महिलाएं अपने समाज में पूर्ण रूपेण स्वच्छंद थीं और जीविकोपार्जन में पुरुषों के साथ हाथ बटाती थी। ये क्या दिखा रहा है कि इन लेबर फोर्स इवन एट द वर्क फोर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल बोथ वर वेरी मच सिग्निफिकेंट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कि मेल और फीमेल दोनों को जो एम्प्लॉयमेंट था, जो जॉब था, जो प्रोफेशन था, उसको करने की आज़ादी थी, स्वच्छंदता था। इसीलिए आप देखे होंगे कि ट्राइबल कल्चर में दोनों मेल एंड फीमेल मिलजुल कर काम करती हैं। उपनिवेशवाद की भावना से प्रेरित होकर के अंग्रेज सरकार ने छोटे शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। अब देखिए, छोटे शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया, डैट मीन्स डायरेक्टली दे थ्रेटेंड दियर स्टमक, जो उनका भोजन था उस पर ये थ्रेट करते हैं, जबकि बड़े जानवरों का शिकार करना मना नहीं था। अंग्रेजों के नजर में बड़े जंगली व बर्बर जानवर आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे लोग, यहाँ के लोग को सभ्य बनाएंगे। वह देखिए किस टाइप के उनकी सोच थी। दे डू नॉट अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल लाइक एलिफेंट, टाइगर, लायन, इन सब की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ रहे थे कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल दिस एनिमल्स, क्योंकि ये बड़े हैं। अब आगे हम लोग मूव करते हैं और देखिए उनकी सोच की, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहीं पर इंडियन सोसाइटी को हमें सोचना है माय डियर फ्रेंड्स। मैं इसीलिए विजडम ट्री ये कोशिश करती है कि जो सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं ना, वो सोशल साइंस की लॉजिक को डेवलप कीजिए। देखिए उनका सोच कैसा है। वो ये सोचते थे कि ये बड़े बड़े और अदम्य जानवरों को मारने से सिविलाइज हो जाएंगे। देखिए किस टाइप की इनके अंदर प्रवृत्ति थी।
परिणाम में यह जानवरों के कई प्रजातियां विलुप्त होने लगी। इसी तरह वन्य जीवन के सामाजिक पर्यावरण को उन्होंने नष्ट भ्रष्ट करने का पूरा कोशिश किया, जिससे उनके प्रति विरोध की भावना पैदा हुई। आगे हम लोग मूव करते हैं तो देखते हैं कि आर्थिक जीवन, इकोनॉमिक लाइफ उनका कैसा था। तो ये जो आर्थिक जीवन का आधार खेती था, और वो लोग झूम या पोडू की विधि, पोडू याद रखिएगा, झूम या पोडू की विधि से खेती करते थे। अब क्या है देखते हैं। वन्य समाज के आर्थिक जीवन का आधार कृषि था। वे लोग बदल बदल कर घुमंतू, झूम, पोडू विधि से खेती करते थे। जब उन्हें लगता था कि उनका खेत उपजाऊ नहीं है, तब वो जंगल से सफाई करके आगे बढ़ जाते थे और दूसरा जमीन तैयार कर लेते थे। खेती की इस व्यवस्था को अंग्रेजों ने लगान निश्चित करने के लिए और उनके वसूली करने के लिए मुश्किलें का सामना करना पड़ता था, क्योंकि ये घुमंतू थे, तो ये रेगुलरली वो नहीं आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे और पैसे कलेक्ट नहीं कर पाते थे। इन लोगों ने इसलिए ये सोचा कि जो घुमंतू टाइप का जीवन है उसी को ख़त्म कर दो और इनको फिक्स जगह पर रहने के लिए दिया जाए, ताकि हम उनसे फिर से वापस जो है कर टैक्स जो है ले सकें, रेगुलर टैक्स। तो ये इस चीज़ को टैक्स कलेक्शन के चक्कर में इनकी पूरी सिस्टम को ख़राब करते हैं। अतः देखिए किस टाइप की सोच है। एंड दे वर सेइंग देमसेल्फ एज सुपीरियर टू अस। इसीलिए सोशल साइंस के स्टूडेंट्स, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके जो थॉट प्रोसेस हैं उनको चेक कर सकें और रियलिटी को इस्टेब्लिश कर सके सोसाइटी में। अतः अंग्रेज सरकार ने इस पर रोक लगा दी। जमीन पर अत्यधिक लगान और वसूली पर अत्याचारपूर्ण तरीके से आदिवासियों के प्रति क्षोभ उत्पन्न किया। अनेक समुदाय को अपना गृह स्थान परिवर्तित करना पड़ा। बाद में ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ कड़ा प्रतिरोध का प्रदर्शन किए। डैट मीन्स दे स्टूड अप अगेंस्ट दी ऑल सच एट्रोसिटीज। आगे मूव करते हैं। आदिवासियों में खेती के अलावा अन्य उद्योगों धंधे का भी प्रचलन था। देखिए इवन आदिवासी जो है अदर देन दिस एग्रीकल्चर, क्योंकि वो सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर करते थे, कॉमर्शियल के लिए करते नहीं थे, वो अपनी जीविकोपार्जन के लिए बस खेती करते थे। वो कुछ धंधे भी, उद्योग धंधे भी करते थे। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि वो उद्योग धंधे भी करते थे। वो कैसे, अब हम लोग आगे देखते हैं। वे हाथी के दांत, बांस, मसाले, रेसे, रबर आदि का व्यापार के साथ लाह तैयार करने में काम करते थे। इसीलिए आप देखे होंगे कि लैक इंडस्ट्री जो है रांची में खोली गई है। और इधर आपको रांची के अलावा जो ये भागलपुर, सिंहभूम, ये सब वाला एरिया था, उधर लैक की खेती होती थी। तो आप समझ गए होंगे अवेलेबिलिटी ऑफ दिस रिसोर्स वाज वेरी मच, and in this the tribal peoples were contributing a lot in such kind of economy, and this economy was directly linked with the textile industry। और उस समय का टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे बड़ा इंडस्ट्री था। तो आप समझ गए होंगे कि हाउ दिस पीपल वर कंट्रीब्यूटिंग इन इकोनॉमिकल एंड एट द सेम टाइम प्रोडक्शन लेवल का चीज़। ये देखिए यूपीएससी के इस बार में क्वेश्चन में आया था आप 2023 वाले 2024 में। ये पलाश, बैर और कुसुम के पेड़ पर लाह के कीड़े पालते थे और कारखाने में उससे लाह तैयार किया जाता था। सन 1870 के से यहाँ लाह कारोबार की उन्नति होने लगी। ये लोग तसर का उद्योग भी करते थे। अब ये तसर कहाँ वाला फेमस है, तो भागलपुर। तो भागलपुर वाला रीजन, सिंहभूम वाला रीजन, समवेयर इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ ईच अदर। 19वीं शताब्दी के आते आते अंग्रेज ने रेल की पटरियाँ और रेल के डिब्बे की सीटें बनाने के लिए जंगलों की कटाई करना शुरू कर दी। जिससे आदिवासी जीवन पर कुंठाघात हुआ। समझ गए ना आप? ये कहना चाह रहे हैं कि ये 19वीं शताब्दी में जब रेलवे की पटरियाँ बनाने लगे, तो वो पटरी में देखे होंगे कि वो लकड़ियों के लोग वो बनाते सिल्ली, और उसमें ह्यूज लकड़ी की ज़रूरत है, तो इन्होंने खेतियाँ वो वन को काटने लगे। अब डैट्रिच बैडिश नामक जर्मन वन विशेषज्ञ ने सन 1864 में वन सेवा की स्थापना की। कौन? डैट्रिच बैडिश। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। सन 1865 में वन अधिनियम पारित किया गया, जिससे आदिवासियों के लिए वन कटाई पर रोक लगा दिया गया और एवं जंगलों की लकड़ी के उत्पादन को सुरक्षित किया गया। अब ये देखिए, ये लोग डेफिनेटली इस्तेमाल करते थे, लेकिन दे वर हैविंग द सेंसिटिविटी दैट हाउ नेचर जो है
फॉरेस्ट जो है अपने आप सस्टेनेबली ग्रो कर लेगा, वो वही लकड़ी को काटते थे और यूसेज में लाते थे। लेकिन ये लोग ह्यूज लेवल पर मतलब प्रजातियां खत्म होने लगी। जिस तरीके से इन लोगों ने पशुओं को मारा तो प्रजातियां खत्म होने लगी, वैसे ही वनों की प्रजातियां ये खत्म करने लगे थे। इतनी ज़्यादा वन की कटाई किए थे। हम लोग आगे मूव करते हैं तो देखिए हर जगह आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से उपनिवेशवाद ने अपने सोच और आइडियोलॉजी को हम पर इम्पोज किया और उसके थ्रू प्रूव करने की कोशिश किया कि हम इन्फीरियर हैं। इसीलिए सोशल साइंसेस की इम्पोर्टेंस है। हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स हैं। हाथी के दांत, बांस, मसाले और रबर का व्यापार करते थे। लाह की उन्नति हुई। 1864 में वन सेवा स्थापना हुआ। 1865 में वन भारतीय वन अधिनियम आए और अंग्रेजों द्वारा आर्थिक लाभ के लिए जमींदारी व्यवस्था लागू किया गया। तो आप समझ गए होंगे। हम लोग आगे मूव करते हैं। इसमें आप देखे होंगे कि पुलिस भी उनकी मदद नहीं करती थी, क्योंकि ये बेचारे वैसे नॉलेजेबल नहीं थे, नई टेक्स्ट नहीं जानते थे, नियम कानून नहीं जानते थे। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से जमींदारों ने, महाजनों ने और साहूकारों ने, जिसको ये लोग डीकू कहा करते थे, उनके प्रति शोषण किया है। कर्ज में बदले में उनके खेत, मवेशी और महाजनों ने हड़प लिया करते थे। जो कर्ज देते थे, दे वर इन द फाइनेंशियल ट्रैप ऑफ सच थिंग्स। अब आगे हम लोग मूव करते हैं। ऐसे में कभी कभी इन आदिवासियों को स्वयं को भी गिरवी रखना पड़ता था। सोचिए, थोड़ा अगर आप सोचिएगा तो आपकी दिल कांप जाएगा कि किस टाइप का उस समय परिवेश होगा। फलतः उनका आर्थिक एवं शारीरिक शोषण बढ़ गया। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने वर्ग के आधार पर नहीं बल्कि जातीय आधार पर संथाल, गोंड, मुंडा आदि के रूप से में अपने आप को संगठित किया, परंतु संगठन के द्वारा कभी भी उन्होंने अपने समूह पर आक्रमण नहीं किया। मतलब कि दे वर नॉट फाइटिंग अमंग ईच अदर, बट एट द सेम टाइम दे डिड देयर डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेक्ट रादर देन कास्ट। लेट्स मूव। अब हम लोग रिलीजियस लाइफ इनका देखते हैं। वन्य जीव के आदिवासी शुरू से ही हस्तक्षेप की नीति के पोषक थे। बहुत ज़्यादा किसी को तंग नहीं करते थे। अपने समाज के अंदर किसी भी तरह के विदेशी घुसपैठ को रोकने के लिए वो सशस्त्र तैयार रहते थे। मतलब दे वर वेरी मच कॉशियस इवेंट कि उनके बीच कोई अगर बाहरी वैसा आता था तो दे कैन रिफ्लेक्स बैक, वो लोग बाउंस बैक करते थे। एंड डैट मीन्स कि उसका प्रतिक्रिया देते थे। भारत ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के विचार से वाणिज्यिक उपनिवेशवाद की नीति को पालन किया करते हुए अंग्रेजों ने जनजातियों के क्षेत्रों में प्रवेश करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन बहुत समय तक वे सफल नहीं हो सके। मतलब कि इवन अंग्रेज जो है, ऐसा नहीं कि 1864 और 1865 में उन्होंने कोशिश किया था, बट इनका प्रयास बहुत पहले से था। जब ये आए थे तभी से ही ईसाई मशीनरी के घुसपैठ एवं जो धर्म परिवर्तन के लिए आदिवासियों को प्रेरित करना, देखिए ये इनका चाल था। क्योंकि जिस तरीके से आपने अभी एक्टिविटीज़ देखा, उससे इंडिकेशन मिलता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने उनकी बेबसी का फ़ायदा उठाया है। और ये देखिए जिस तरीके से कहा गया है कि ईसाई मशीनरी का घुसपैठ जनजातीय क्षेत्रों में कराया ताकि उनके प्रवेश को एक उचित माध्यम मिल जाए। मतलब कि देयर वाज एवरीथिंग वाज लिंक्ड। रेवेन्यू कलेक्ट करना। मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर इतना संवेदना था क्रिश्चियन मिशनरीज़ को, तो फिर उनसे इतना ज़्यादा उत्पीड़न, डीकुओं का सहारा और उन पर इस टाइप के कि उनको मतलब कि वो परमानेंट लेबर बना दिया जाता था। सोचिए कितना दयनीय चीज़ होगा उस समय का। और वो इस चीज़ को बोलते थे कि दे वर मॉडर्नाइजिंग द ट्राइबल पीपल। बहुत दर्दनाक घटना है ये। हम लोग आगे मूव करते हैं। शिक्षा पाने के कारण उनकी स्थिति और गुणवत्ता में परिवर्तन हुआ, लेकिन वे अपने अन्य भाइयों से घृणा करने लगे। देखिए साथ में यही चीज़ मैं आपको हमेशा कहना चाहता हूँ कि देखिए आवर एजुकेशन सिस्टम और आवर थिंग्स इज मच मोर सुपीरियर देन देम। उन्होंने एजुकेशन लाया, उस एजुकेशन का रिजल्ट क्या हुआ? घृणा। किससे? भाइयों से। इससे दर्दनाक क्या हो सकता है? इससे बढ़िया था अशिक्षित रह लेते। जैसे कि अगर आप देखे होंगे कि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है यूरोप का, वो दिन भर लड़ाई झगड़ा करता है। बी इट इजराइल, बी इट यूएसए, बी इट रशिया। क्या हमने हमारे यहाँ पर
कास्टिज्म से भी दर्दनाक कोई चीज़ हो सकता है पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पर लोगों को अछूत समझा गया? बट हैड वी रियली फाउट एवर ब्लडी वार? क्या हमने नरसंहार की कभी वैसी लड़ाइयाँ लड़े? नहीं लड़े। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया ब्रॉड कास्टिज्म, बट what India had given us in return, the brotherhood, the diversity. हम लोगों ने डिफरेंसेस क्रिएट किया अपने आप के अंदर, लेकिन हमें भारत ने विभिन्नता दिया, डाइवर्सिटी दिया। इसीलिए कहा जाता है वी आर प्राउड इंडियन सिटीजन्स, डेट आवर सिविलाइजेशन इज सच अ ग्रेट थिंग, कि हमने कास्टिज्म जैसा चीज़ भी लाया तो उसने हमें एक साथ रहना सिखा दिया। जबकि आप जानते हैं कास्टिज्म कितना बड़ा खराब चीज़ है। दिस इज जस्ट लाइक अल्सर कैंसर टू द बॉडी। तो इंडिया में ये अल्सर कैंसर है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया की ये धरती ने हमें एक साथ रहने का पाठ पढ़ाया और कभी ब्लडी वार नहीं लड़े जिस तरीके से इन लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी है। इसीलिए हम कहते हैं आवर एजुकेशन सिस्टम, आवर सोसाइटल सिस्टम इज सच ए ग्रेट। हमें रिटर्न होना चाहिए अपने सिस्टम पे, तभी विजडम ट्री इस मकसद के साथ आगे बढ़ा है। यू सपोर्ट योर पेरेंट्स आर द फर्स्ट गॉड एंड द लास्ट गॉड। ये आपके सोसाइटी को इनडायरेक्टली रोबोस्ट करेगा, नथिंग एल्स। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगेन टू द टॉपिक एंड कंटेंट। कई क्रांतिकारी नेताओं को जन्म दिया। जो चीज़ें हो रही थी कहीं ना कहीं काउंटर प्रोडक्शन हो रहा था, तो कई नेता भी बने, क्रांति भी बने, जैसे बिरसा मुंडा, गया मुंडा, इस टाइप से। आगे हम लोग मूव करते हैं। इन नेताओं ने इन अंग्रेजों के प्रति जिहाद का बिगुल बजाया। उन नेताओं को धार्मिक विश्वास था कि ईश्वर उनके कष्टों को दूर करेगा और विदेशियों के शोषण से मुक्त करेगा। देखिए, उनके पास वह जादुई ताकत है। एक इनके बारे में चर्चा किया जा रहा है, बिरसा मुंडा, जिसने दुश्मन की गोलियों पर बेअसर हो जाएंगे, इसके तहत वह आत्मविश्वास से उनके नेता में था, जिन्होंने संपूर्ण वन्य समाज के आदिवासियों को अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए भड़काया। ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर 18वीं शताब्दी के मध्य में बिहार के तत्कालीन छोटा नागपुर और संथाल परगना के क्षेत्रों में प्रवेश करने के अंग्रेजों द्वारा प्रयासों को आदिवासियों ने बलपूर्वक हिंसात्मक तरीकों से विरोध किया। क्यों किया? इसके पीछे आप रीजन समझ गए होंगे कि इसमें कोई डाउट नहीं था कि दे वर द पीपल हु आर नॉट बीन एजुकेटेड ऑन मॉडर्न लाइन एज पर द आइडिया ऑफ वेस्टर्न सोसाइटी, बट एट द सेम टाइम यहाँ की सिविलाइजेशन, यहाँ की धरती ने उनको ये चीज़ दे रखा था कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है। तो ये इस चीज़ को जानते थे, जिसकी वजह से छोटा नागपुर वाले एरिया में जब ये क्रॉस करना चाहे, सेटलमेंट लाना चाहे, दे रिवोल्टेड अराउंड अगेंस्ट देम। हम लोग आगे मूव करते हैं। अब वो विद्रोहों को देखते हैं जो विद्रोह इस एरिया में हुआ। पहला विद्रोह हम लोग पढ़ते हैं, पहाड़िया विद्रोह। यह जाति युद्ध प्रिय थी। दे ऑल्सो लाइक टू फाइट द वार्स। किस टाइप का? वो उनके जैसा ब्लडी वार नहीं लड़ते थे। जो इनके प्रति अगर कोई अत्याचार कर रहा है तब ये रिस्पॉन्ड देते थे। उनका निवास स्थान भागलपुर के राजमहल पहाड़ियों के क्षेत्र में था। ये राजमहल कहाँ पर पहाड़ियाँ हैं? भागलपुर के इर्द गिर्द से लेकर के ये पुरुलिया वाला जो एरिया है वहाँ तक। पुरुलिया कहाँ है? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। हम लोग आगे मूव करते हैं। यहाँ अंग्रेजों ने आरंभ में मुखिया को जमींदार बना दिया। मुखिया को क्या बना दिया? जमींदार बना दिया। देखिए, ये इनका टैक्टिक्स है। यही टैक्टिक्स, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आना है, आपको पकड़ना है। जिसको राज्य वसूली का कार्य भी दे दिया। अंग्रेजों ने साहूकार और ठेकेदार और राजस्व, वन, पुलिस विभाग के अधिकारियों को इनका शोषण करने के लिए प्रेरित किया, जिनके फलस्वरूप इन्हें ऋणग्रस्तता और अपनी उपजाऊ भूमि का गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने में के दौर से गुजरना पड़ा। किस चीज़ के दौर से गुजरना पड़ा? आप समझ रहे होंगे कि उनको स्ट्रैटेजिकली एंड इन अ वेरी प्लान्ड मैनर दे वर ट्रैप्ड इन दिस, जो बोलते हैं ना, उसमें फंसाया गया बड़ी प्लान्ड मैनर में। आगे हम लोग मूव करते हैं। इससे जनजातियों के
का आर्थिक आधार तहस नहस कर दिया और उन्हें दरिद्र बना दिया। अतः भारत में पहली बार इस क्षेत्र में जनजातीय विद्रोह हुआ, अपने ही जमींदार के राजस्व नीति के विरोध में। अपने ही जमींदार के राजस्व नीति, क्योंकि ये क्या इमोशनली खेल रहे थे और कुछ हमारे लोग थे जो इस चाल को नहीं समझ आ रहा था उनको, और उनका साथ दिया अपने पर्सनल लोभ के लिए। इस विद्रोह के नेता तिलका मांझी था। तिलका मांझी बहुत बड़े फेमस, इन्हीं के नाम पे तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भी है भागलपुर में। आगे हम लोग मूव करते हैं। यह भारत का पहला संथाली और तत्कालीन परगना क्षेत्र था, जिसने न सिर्फ जमींदारों का विरुद्ध बल्कि अंग्रेजों पर हिंसात्मक कार्रवाई की। तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में भागलपुर प्रमंडल स्थित सुल्तानगंज के पास तिलकापुर गांव में हुआ। ये कहाँ पर हुआ है? तिलकापुर गांव में। ये कहाँ के थे? तो बिहार के भागलपुर रीजन के। सन 1779 में वे पहली बार भू राजस्व की राशि कम करने व एवं किसानों की भूमि पर जमींदारी से छुड़वाने के लिए वहाँ सशस्त्र विद्रोह किया। तो देखिए हाउ मच कॉन्फिडेंट ही वॉज अगेंस्ट दीज एट्रोसिटीज। अतः तिलका मांझी ने तिलापुर जंगल के क्षेत्र को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। उन्होंने विरोधियों पर आक्रमण की योजना बनाते थे। भागलपुर के प्रथम तात्कालीन कलेक्टर जो थे अगस्ट क्लेवलैंड पर उन्होंने सशस्त्र प्रहार किया। क्यों प्रहार किया? सशस्त्र प्रहार किया। क्यों किया? तो आप ऑलरेडी क्रिटिसिज्म देख चुके हैं कि किस तरीके से अंग्रेजों ने इन्हें तंग किया है, जिसकी वजह से इन्होंने किया। आगे मूव करते हैं। वह नहीं चाहता था कि वन्य समाज और पहाड़ी क्षेत्र के जनजातियों के समाज के में कोई बाहरी व्यक्ति हस्तक्षेप करे, उनका शोषण करे और उनकी सामाजिक और धार्मिक भावनाओं को ठेस लगाए। ये क्या कर रहे थे? अंग्रेज वर्ग कहीं ना कहीं जो है वो ज़बरदस्ती इनके अंदर घुस रहे थे। उनके आपने देखा कि किस तरीके से राजनैतिक, सोशल, पॉलिटिकल हर व्यवस्था को उन लोगों ने तहस नहस कर दिया। इवन दियर बिलीफ सिस्टम। पहली बार कलेक्टर पर शस्त्र चलाने वाले पहला संथाल था, जिसने तीर धनुष से सन 1784 में उसे जख्मी किया, जिससे बाद में क्लीवलैंड की मृत्यु हो गई। क्लीवलैंड की मृत्यु हो गई। और ये क्लीवलैंड जो है बहुत फेमस है। इवन इन एट्थ क्लास की जो किताब है उसमें भी भागलपुर के बारे में विशेष चर्चा किया गया है, जहाँ पे क्लीवलैंड के बारे में बात की गई है। क्लीवलैंड क्या था? धूर्त किस्म का आदमी था। इनकी सारे सिस्टम को जो हमारे जनजाति थे उनको तंग करता था बहुत ज़्यादा, और ऐसे ऐसे नियम कानून लाए थे जिससे कि उनकी पूरी सिविलाइजेशन वो एक डेंजर में चला गया था। हिंसात्मक कार्यों एवं अंग्रेजों के विरोधी कारण के नीति उसे गिरफ्तार कर लिया गया और सन 1785 ईस्वी में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद पेड़ पर लटकाकर उनको फांसी दे दिया गया। सोचिए कितना ज़्यादा ये लोग वो थे, क्रूर थे। तिलका मांझी ने अपने क्षेत्र की आज़ादी के लिए शहीद हो गए, और इसीलिए तिलका मांझी चौक है भागलपुर में। अगर आप जाइएगा तो आपको दिखेगा तिलका मांझी चौक, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, तो इस टाइप से है। हालांकि उसके द्वारा किया गया विद्रोह असफल हो गया, लेकिन इसने आगे के संथाल विद्रोह का मार्गदर्शन अवश्य किया। तिलका मांझी ने अंग्रेजों द्वारा शोषण एवं उत्पीड़न के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण को न्यौछावर कर देश के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया। जिस जगह पर उन्हें फांसी दिया गया, एक्चुअली देखिए ये हमारे भाषा का वो है, उसे इनको नहीं लिखना चाहिए, उन्हें लिखना चाहिए, बिकॉज ये सारी चीज़ें परिवर्तन करना चाहिए बिहार सरकार को। एंड अगर मेरी बात किसी ऑफिसर तक जाए या जो एस्पिरेंट है, इनको ज़रूर आप लोग परिवर्तन कराइएगा, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन करने वाले इस महारथी के साथ, इस शहीद के साथ ये उस शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उन्हें का इस्तेमाल होना चाहिए। आज वह तिलका मांझी चौक भागलपुर के नाम से जाना जाता है। अमर शहीद तिलका मांझी की मूर्ति गरीब किसानों के अधिकारों की रक्षा एवं उनके प्राण की आहुति का कहानी के नज़र आता है। तो ये था आपका भागलपुर के तिलका मांझी का पहाड़िया आंदोलन। आगे हम लोग मूव करते हैं। तमार के बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन करेंगे, तमार वाला कवर कर लेते हैं। तमार विद्रोह, ये तमार विद्रोह जो है हो विद्रोह तमार,
हाँ, तमार विद्रोह जो है ये आपका सन 1789 ईस्वी में छोटा नागपुर के उरांव जनजाति ने जमींदारों के शोषण के खिलाफ किया था। ये अगेन किस चीज़ से रिलेटेड था? समवेयर द कॉज इज सिमिलर टू द पहाड़िया आंदोलन। इतिहासकार ने इसे तमार विद्रोह के नाम से जाना है और यह सन 1794 में तक चलता रहा। 1779 से लेकर के 94 तक 5 ईयर्स चलता रहा। क्रूरतापूर्ण तरीके से दबा दिया गया, फिर भी विद्रोह की अग्नि समाप्त नहीं हुई और आगे चलकर इनका विरोध मुंडा और संथाल ने मिल करके किया। तो इन द नेक्स्ट एडिशन वी विल कवर द नेक्स्ट कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस इज़ वेरी गुड चैप्टर। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं, तो आई डोंट थिंक दैट यू हैव टू गो एनी वेयर फॉर इवन प्रीलिम्स और मेंस एंड इवन इंटरव्यू। थैंक यू फॉर